प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं के आनंद। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस पे। अगर आप वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस पर नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा पेपर सेकंड की इकाई 4 या यूनिट नंबर 4। इस यूनिट 4 पे अगर आप गौर करेंगे तो इसकी हेडिंग है राजनीतिक विचारक। ध्यान दीजिए, भारतीय राजनीतिक विचारक। अब इस भारतीय राजनीतिक विचारकों की सूची में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, कौटिल्य जैसे विचारकों को शामिल किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो वर्ष 2019 के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ध्यान दीजिए बच्चों, वे बच्चे जो 2019 की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी ध्यान दें, और जो अब 2020 के सिलेबस से पेपर देंगे वो भी ध्यान दीजिए। वर्ष 2019 तक मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ये सभी विचारक पेपर नंबर 4 में, ये पेपर नंबर 2 में है, पेपर नंबर 4 में एथिक्स एवं इंटीग्रिटी वाला जो पेपर था हमारा, नैतिकता एवं नीतिशास्त्र, वहाँ पर यह विचारक दर्शाए गए थे और ये प्रश्न भी वहीं बनते थे। हालांकि कौटिल्य जैसे कुछ विचारक हैं जिनसे तो पेपर 1 में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इतिहास का विषय है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये भी इतिहास में पूछे जाने योग्य हैं, तो पेपर 1 में भी पूछे गए हैं, पेपर 4 में भी पूछे जा रहे हैं। और अब मज़ेदार बात है कि इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको लेकर पेपर 2 में आपसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2020 के नए सिलेबस के हिसाब से मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पेपर 2 में यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे और आज हमारी शुरुआत होगी कौटिल्य से। बच्चों, हम अब चर्चा करते हैं कौटिल्य पे। अब कौटिल्य पे चर्चा कई दृष्टिकोणों से की जा सकती है, अर्थात कौटिल्य का अध्ययन कई आयामों से हो सकता है। पहला आयाम ऐतिहासिक हो सकता है, अर्थात इतिहास में कौटिल्य की क्या भूमिका रही, या यूँ कहें कि मौर्य साम्राज्य के निर्माण में कौटिल्य की भूमिका क्या रही। दूसरा, मौर्य प्रशासन में कौटिल्य के विचारों का क्या महत्व रहा, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की जा सकती है। वहीं कौटिल्य की फिलॉसफी या कौटिल्य के दर्शन पर भी चर्चा की जा सकती है, जैसा कि फिलॉसफी के पेपर में होता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य को जानने या समझने का एक नया दृष्टिकोण, या यूँ कहें कि एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है राजनीतिक दृष्टिकोण। अर्थात कौटिल्य एक राजनीतिक विचारक, एक पॉलिटिकल थिंकर, अर्थात राज्य व प्रशासन के बारे में कौटिल्य क्या सोचते थे, यह आज हमारे लिए पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर 2 में जो राजनीतिक विचारकों की सूची है उसमें कौटिल्य को शामिल किया गया है। आज हम कौटिल्य का अध्ययन उसी दृष्टिकोण से करेंगे। हालांकि कौटिल्य की प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व पुरोहित व मार्गदर्शक थे। कथा इस प्रकार की है कि अंतिम नंद शासक घनानंद जब शासक था, उसी समय चाणक्य का पुत्र चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य, जो कि तक्षशिला में पहले विद्यार्थी था, बाद में अध्यापक बना, और उसके पश्चात जब उसने घनानंद के नंद शासन में बहुत सारी कमियां देखी तब वह पहुंचा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहुंचने के पश्चात कौटिल्य ने घनानंद को प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रशासन व राजनीतिक विचारों में जो द्वेष है या फिर जो कमियां हैं, ध्यान दीजिए, पाटलिपुत्र पहुंचने के पश्चात कौटिल्य ने घनानंद को राज्य में हो रही गतिविधियों के बारे में सूचित किया तथा कटु आलोचना की तथा यह बात स्थापित की कि इनमें सुधार किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके परिणाम काफ़ी दुखद होंगे। घनानंद को जब कौटिल्य के विचार मालूम पड़े, घनानंद काफ़ी कुपित हुआ, क्रोधित हुआ और कौटिल्य को भरे दरबार से निकाल दिया। कौटिल्य जब बेइज्जत होकर घनानंद के दरबार से निकल रहा था तब उसने अपनी शिखा अर्थात अपनी चोटी को बालों को खोल लिया तथा यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं अपनी शिखा या चोटी तभी बांधूंगा जब मैं नंद वंश को या घनानंद के साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। इसकी कथा आगे इस तरह है बच्चों कि घनानंद के दरबार से निकलने के पश्चात कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य प्राप्त हुआ। मुद्रा राक्षस तथा अन्य ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य में बचपन से ही शासक बनने के गुण थे। इन्हीं गुणों को देकर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त किया तथा उसे प्रशिक्षित किया तथा अंत में बहुत सारे प्रयत्नों के पश्चात नंद वंश को समाप्त कर घनानंद के शासन को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
कौटिल्य ने मौर्य वंश की स्थापना कराई। और महत्वपूर्ण बात यह रही बच्चों कि भारत के पहले केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना भी इसी समय हुई। यह ऐसा बड़ा साम्राज्य था जिसको भारत में पहले केंद्रीकृत साम्राज्य या वृहद साम्राज्य या संपूर्ण भारत पर राज्य करने वाले वंश के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात कौटिल्य की भूमिका यहीं समाप्त नहीं रही। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में वह पूरी समय एक महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री के पद पर रहा, पुरोहित के पद पर भी रहा, और यहाँ तक कि उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के समय भी कुछ समय तक कौटिल्य ने कार्य किया। उसके आगे की घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु इसी दौरान कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जिसको कहा गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से ये भ्रम हो सकता है कि यह किसी इकोनॉमी विषय को लेकर लिखी गई पुस्तक होगी। नहीं, यह आर्थिक विषयों पर लिखी गई पुस्तक नहीं, बल्कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम से राजनीतिक विषयों व प्रशासन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। हालांकि कौटिल्य ने इसमें ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया, ना मौर्य साम्राज्य की बात की, बल्कि वह अन्य पुरुष शैली में इस अर्थशास्त्र की रचना करता है तथा एक शासक को वह विजुगिषु राजा कहता है। विजुगिषु राजा के नाम से संबोधित करते हुए कौटिल्य कहता है कि वह राजा जो विजय का आकांक्षी है, जो साम्राज्य का निर्माण करना चाहता है, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, उसको किस प्रकार से अपने साम्राज्य को निर्मित करना चाहिए, राज्य के कितने अंग हैं, वह सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह राज्य का निर्माण कैसे हुआ उस संदर्भ में बातें करता है। वह राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण के बारे में चर्चा करता है। वह चर्चा करता है कि राजा को किस तरह से कार्य करना चाहिए। वह चर्चा करता है कि सैन्य प्रशासन किस तरह से होना चाहिए। वह दुर्गों के विषय में भी चर्चा करता है बच्चों। इस तरह बच्चों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें कौटिल्य के राजनीतिक विचार प्राप्त होते हैं और अब हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के पश्चात हम ये देख पाते हैं बच्चों कि बड़े ही विस्तार पूर्वक कौटिल्य ने अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्र से पहले हमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है जिसमें इतने विस्तार पूर्वक राजनीतिक विचारों को रखा गया हो। इसलिए कहा जाता है कि कौटिल्य प्राचीन भारत के महानतम राजनीतिक विचारक गिने गए हैं। कौटिल्य के विषय में हम आरंभिक जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि कौटिल्य के कुछ अन्य नाम मिलते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि। चाणक्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वह चाणक्य के पुत्र थे या फिर चाणक्य उनका गोत्र रहा है। विष्णुगुप्त उनका मूल नाम है तथा अपनी प्रवृत्ति तथा कार्यशैली के कारण विष्णुगुप्त या चाणक्य क्या कहे गए? कौटिल्य। कुटिल नीतियों या कुटिलता के कारण इन्हें क्या कहा गया? कौटिल्य। अपनी राजनीतिक सूझबूझ तथा कूटनीति का प्रयोग करके कौटिल्य ने नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाई। और इस तरह हम ये कहते हैं कि कौटिल्य वह व्यक्ति है जिसने भारत के पहले वृहद साम्राज्य या कहें कि एक अखंड भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया। कौटिल्य के विचारों को जानने के संदर्भ में उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र को समझना आवश्यक है बच्चों। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति विज्ञान तथा प्रशासन पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। इसमें कुछ अध्याय हैं और उनकी संख्या है 15। इसके उप अध्याय या प्रकरण है 180 तथा इसमें 6000 श्लोक हैं। अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है तथा इसमें कौटिल्य ने अपने राजनीति तथा प्रशासन संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। यही कारण है कि MPPSC मुख्य परीक्षा वर्ष 2014 में प्रश्न पूछा गया है कि कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। ये 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था। आपको एक ही पंक्ति में लिखना था कि कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान व प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को समझ सकते हैं बच्चों। राजनीतिक विचारों को समझने के संदर्भ में हम उन विचारों को 3 भागों में तोड़कर देख सकते हैं। पहला विचार है कौटिल्य का कि राज्य का निर्माण या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा विचार है कि राज्य निर्मित कैसे होता है या उसके कौन कौन से अंग हैं। तथा तीसरा विचार यह है कि राज्य के कार्य कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई। अब बच्चों एक प्रश्न जो कि आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसकी भाषा अलग हो सकती है परंतु इसके सेंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न मैंने फ्रेम किया है। कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करें। अर्थात कौटिल्य क्या मानता है, वह राज्य की उत्पत्ति को किस तरह से समझता है, यह बताने का, या यह प्रश्न आपसे यह डिमांड कर रहा है कि कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति किस तरह से समझता है या किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, वह आप बताएं। अब बच्चों जब कौटिल्य यह बताने का प्रयास करता है कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौटिल्य के समय तक राज्य की उत्पत्ति के विषय में क्या विचार प्रचलन में था।
आप अगर वेदों का अध्ययन करेंगे या फिर उत्तर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल तक राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक अवधारणा प्रचलन में थी जिसे कहते थे राज्य की उत्पत्ति की देवी अवधारणा। यह अवधारणा क्या बताती थी? यह अवधारणा यह बताती है कि राज्य एक दैवी संस्था है तथा राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा नहीं, समाज द्वारा नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा या ईश्वर द्वारा किया गया है तथा राज्य का जो प्रमुख है, राज्य प्रमुख है अर्थात जो राजा है वह देवताओं का प्रतिनिधि है। गौर करिए, राज्य की उत्पत्ति की देवी अवधारणा यह बताती है, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, परंतु मूल भाव यह है कि राज्य का जो निर्माण है वह निर्माण ईश्वर द्वारा या देवताओं द्वारा किया गया है तथा जो राजा है वह देवताओं का प्रतिनिधि है बच्चों। इस तरह से राजा में विशिष्ट देवी गुण अवश्य हैं और वह आम लोगों से श्रेष्ठ हैं। समाज जनों को या सभी लोगों को राजा की आज्ञा का पालन करना होगा और जो भी राज आज्ञा अर्थात राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह राजद्रोही कहा जाएगा और तब तक मृत्युदंड की संभावना भी बन चुकी थी, अर्थात जो भी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे राजद्रोही घोषित करके मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो राज्य की उत्पत्ति की देवी अवधारणा वस्तुतः राजा को एक देवीय संस्था के रूप में देवी व्यक्तित्व प्रदान करती है। अगर आप उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखें तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे यज्ञ दिखाई देंगे जहाँ पर राजा अपने समकालीन अन्य जनों से या फिर प्रजा से श्रेष्ठ स्थापित करता हुआ नजर आता है स्वयं को, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। उदाहरण लीजिए वाजपेयी यज्ञ का। वाजपेयी यज्ञ में घुड़दौड़ होती थी या रथों की दौड़ होती थी जिसमें राजा का रथ या राजा का घोड़ा अन्य प्रतियोगियों से बेहतर साबित होता था, अर्थात राजा उनको पराजित कर कर लक्ष्य की प्राप्ति करता था। और यह बात इस मत को स्थापित करती थी कि राजा में विशेष शक्तियां हैं, देवी शक्तियां, वह अन्य से काफ़ी बेहतर है। यह राज्य की उत्पत्ति की देवी अवधारणा थी। अब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में ये जो देवी अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों? इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर राजा उद्देश्य हो गया है तथा प्रजा उस उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम हो गया है। मतलब ये है कि यहाँ पर केंद्र में राजा है तथा प्रजा उसके लिए है। प्रजा कभी भी राजा का विरोध नहीं कर सकती। राजा श्रेष्ठ है, दैवीय है, वह राजा के कोई भी दायित्व प्रजा के प्रति नहीं है। यह अवधारणा काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ऐसी स्थिति में निरंकुशता तथा अनाचार के बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा थी। कौटिल्य अपनी समकालीन इस राज्य की देवी उत्पत्ति की अवधारणा से असहमति प्रकट करता है और वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति देवीय नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक समझौते का परिणाम है, अर्थात समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा निर्मित संस्था है, ना कि कोई दैवीय संस्था है। अब बच्चों ये जो ध्वनि है ना, समाज द्वारा निर्मित है, आपको याद दिलाएगी जेम्स जैकस रूसो की। रूसो ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में कहा है कि राज्य एक सामाजिक समझौते का परिणाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। उसी तरह की बात कौटिल्य भी यहाँ कर रहा है और कौटिल्य यहाँ कहता है कि राज्य का निर्माण लोगों के द्वारा किया गया है और राजा लोगों का प्रतिनिधि है। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के हित के लिए कार्य करे और अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह अपने राजा को बदल दे और अपना नवीन राजा चुनकर उसे स्थापित कर दे। इसी संदर्भ में बच्चों कौटिल्य एक कथा का उल्लेख करता है। उस कथा का भाव यह है कि जब समाज में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई, जब संघर्ष बढ़ गए, तब त्रस्त आम लोगों ने या जनता ने या समाज ने अपने बीच से ही मनु को अपना राजा चुना। ध्यान रखें, मनु को अपना राजा चुना, इलेक्ट किया। ये काफ़ी प्रगतिशील विचार है बच्चों, यह डेमोक्रेटिक विचार है, एक लोकतांत्रिक विचार है जहाँ राजा को चुना जा रहा है। तथा ऐसी स्थिति में मनु को यह दायित्व दिया गया कि वो मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय का मतलब है कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है तो यह सही है, अर्थात शक्ति से निर्धारित होगा कि भैंस किसकी है, जिसकी लाठी में दम होगा भैंस उसकी है। ये न्याय क्या है? ये मत्स्य न्याय है। इस मत्स्य न्याय को समाप्त कर वास्तविक न्याय की स्थापना करने का जो कार्य था, जो दायित्व था, वो आम लोगों ने किसको दिया? मनु को, और मनु को अपना राजा चुना। इस कथा के माध्यम से कौटिल्य यह स्थापित करता है कि जो राज्य है वह
समाज द्वारा, लोगों द्वारा निर्मित की गई है, ना कि दैवीय है। अब राज्य की उत्पत्ति बताते हुए कौटिल्य आम लोगों को उनके अधिकारों पर भी निर्देश देता है। वो कहता है कि आम लोगों ने ही राजा को चुना है, राज्य का निर्माण किया है, और राजा को इसलिए चुना गया है कि वह लोगों के लिए, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करे। अर्थात राजा का दायित्व है कि वो लोग कल्याणकारी कार्य करे, और अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो आम लोगों को यह अधिकार है कि उसे वो सत्ता से हटाकर नए राजा को चुन ले। यहाँ पर कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहता है कि राजा हम में से ही एक व्यक्ति है, वो कोई दैवी व्यक्तित्व नहीं है, ना ही कोई देवता है। इस तरह से कौटिल्य वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक पद्धति व मतदाता, ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति मतदाता की शक्ति को स्थापित करता नजर आता है। और ये कब है? आज से 2000 साल पहले है बच्चों। अब बच्चों, कौटिल्य के समय तक एक बड़ी आम प्रचलित अवधारणा थी कि प्रत्येक प्रजा को राज्य के प्रति वफादार होना है, अर्थात किसी भी स्थिति में राजा का विरोध नहीं करना है, राज्य आज्ञा का पालन करना है, अर्थात देशद्रोह नहीं करना है। ऐसी स्थिति में कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहता है कि राज्य का एवं राजा का महत्व केवल इसी बात पर निर्धारित है कि वह आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अर्थात राज्य अगर ऐसा है जो कि आम लोगों के हितों के विपरीत कार्य कर रहा है, तब ऐसे राज्य को समाप्त कर देने में ही भलाई है। ध्यान रखें, जब कौटिल्य ने घनानंद को यह चुनौती दी कि तुम्हारा जो राज्य है, तुम्हारी जो राजकार्य की जो नीतियां हैं, वो आम लोगों के हित में नहीं है, बल्कि तुम बड़ा चढ़ा के करारोपण कर रहे हो और इससे आम लोग त्रस्त हैं और तुम्हें शासन से हटा दिया जाना चाहिए, तब कौटिल्य अपने ग्रंथ में ये बात स्थापित करता नजर आता है कि अगर कोई राज्य ऐसा है जो कि आम लोगों या लोक कल्याण से दूर हो चुका है, तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। कुछ राजनीतिक विचारक यहाँ पर कौटिल्य को अनार्की की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि कौटिल्य यहाँ पर राज्य को समाप्त करने की भी बात कर रहा है। ऐसा राज्य जो कि अत्याचारी हो तथा लोक कल्याण से दूर हो, ऐसे राज्य को समाप्त कर नए राज्य की स्थापना करनी चाहिए। यही बात कहीं ना कहीं नक्सलवाद में भी दिखाई देती है बच्चों, जब वो अपने सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान राज्य की समाप्ति तथा नवीन राज्य की स्थापना की ओर उद्देशित करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा विचार कौटिल्य दर्शाता हुआ नजर आता है जहाँ पर वो राज्य को उद्देश्य नहीं, बल्कि उद्देश्य की प्राप्ति में लगने वाले साधन के रूप में व्याख्यायित करता है। अर्थात कौटिल्य की नज़र में राज्य व राजा साधन है, साध्य नहीं है। इसी तरह बच्चों, जब कौटिल्य लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता हुआ नजर आता है, तब वह कहता है कि राजा को अनिवार्य रूप से इस तरह कार्य करना चाहिए, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन इस तरह से करना चाहिए कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को सुनिश्चित किया जा सके। अगर आपने मेरे शब्दों पर गौर किया है बच्चों, तो यह जो विचार है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह आधुनिक विचार उपयोगितावाद से मिलता जुलता नजर आता है। कौटिल्य यह मानता है कि राजा कोई भी निर्णय करे, कोई भी कार्य करे, उसमें कुछ ना कुछ लोगों को दुख अवश्य होगा, किसी को हानि अवश्य होगी, परंतु अगर कुछ को हानि प्रदान करते हुए अधिकतम लोगों का सुख सुनिश्चित किया जा सके तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यह विचार जे.एस. मिल के उपयोगितावादी विचारों से मिलता जुलता है बच्चों। कहीं ना कहीं कौटिल्य कई ऐसे विचारों को प्रस्तुत करता नजर आता है जो कि आधुनिक काल में आज पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं। अब बच्चों, इस प्रश्न को या कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार को हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन केवल इतना होगा कि नंबर 1, कौटिल्य मानता है कि राज्य की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति नहीं, बल्कि यह आम लोगों के हित में सामाजिक समझौते का परिणाम है। दूसरा बिंदु, राज्य की व राजा की कार्य प्रणाली इस तरह से होनी चाहिए कि वह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित कर सके। तीसरा महत्व यह है कि कौटिल्य किसी भी स्थिति में लोक कल्याण को ही उद्देश्य मानता है, वह राज्य व राजा को नहीं, बल्कि लोक कल्याण को ही मूल उद्देश्य के रूप में स्थापित करता है। तथा वह यह कहता है कि लोक कल्याण अगर सुनिश्चित ना हो सके तो इसे राज्य को और ऐसे राजा को समाप्त कर देने में ही भलाई है। और अगर आप देखेंगे बच्चों कि इसी उद्देश्य को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में भारत गणराज्य के उद्देश्य के रूप में स्थापित किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है बच्चों कि कौटिल्य का वह विचार जो आज से 2000 वर्ष पहले था, आज हमारे स्वतंत्र भारत में एक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो चुका है।